हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमरदीप सर में आप सबका स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे थे, जिसमें से अब तक कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ चुके हैं और कुछ बाकी है। तो हम लोग क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े हैं मैं एक बार मेंशन कर देता हूँ, फिर आगे क्या पढ़ना है वो फिर डिस्कस करेंगे। तो अब तक हम लोग कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े, जिसमें से पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तीसरा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, चौथा ग्राम पर लीटर, पांचवा मोल परसेंटेज, छठा पीपीएम पीपीबी, सातवां मास फ्रैक्शन और आठवां हम लोग पढ़ रहे थे मोल फ्रैक्शन। तो आपको याद होगा कि आप अगर कल के वीडियो लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो उस वीडियो के लास्ट में छोटा सा टेक्निकल इश्यूज होने के कारण वीडियो अचानक सा बंद हो जाता है, जिसके कारण हम लोग मोल फ्रैक्शन पूरी तरह से नहीं पढ़ पाए थे। तो आज हम लोग उसी वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए जरा, हम लोग लास्ट क्लास में मोल फ्रैक्शन हेडिंग लगाए थे। मैंने आपको ये भी बोला था कि जो लास्ट का 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होता है, मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कई बार वो आता रहेगा, जिसमें से मोल फ्रैक्शन भी आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। तो मोल फ्रैक्शन हम लोग जाने कि क्या है, तो उसमें मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हम लोग देखें सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन तो सॉलिड के लिए निकला है, अगर सॉल्वेंट के लिए निकालना है तो ऊपर में सॉल्वेंट का मोल, नीचे में सॉल्यूशन का मोल, टोटल मोल ले लेंगे। तो मोल फ्रैक्शन को और डिटेलिंग करने के लिए हमने एक मिक्सचर लिया था दो कंपोनेंट का। तो लिखें इफ लेट ए मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी, दो कंपोनेंट का एक मिक्सचर लिए ए और बी। ऑब्वियस अगर आप ए को लाए होंगे तो ए का कुछ मास रहा होगा, उस मास के कोरस्पॉन्डिंग उसका मोल रहा होगा। मोल को हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या किए, Na कर दिए, बी के मोल को Nb कर दिए। ठीक है, उसके बाद ए का कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, तो मोल फ्रैक्शन होगा तो उसके मोल फ्रैक्शन को हम लोग मान लिए XA और बी के मोल फ्रैक्शन को मान लिए XB। तो इस सॉल्यूशन में टोटल मोल कितना होगा, इस सॉल्यूशन में अगर टोटल मोल की हम लोग बात करें, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन या टोटल मोल बोल सकते हैं हम लोग, कितना होगा Na प्लस Nb, Na प्लस Nb, क्योंकि वही कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट के मोल को जोड़ देंगे टोटल मोल आ जाएगा। अच्छा अब देखते हैं जरा 4A कंपोनेंट, 4A कंपोनेंट्स, ए कंपोनेंट के लिए अगर हम मोल फ्रैक्शन लिखें तो क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन अगर ए के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन जिसका लिखना है उसका मोल बटा टोटल मोल। तो ये मोल ऑफ ए अब बटा कितना, टोटल मोल। ठीक है, यही होगा। ठीक है, अब इसको अगर रिप्रेजेंटेशन में फॉर्मूला लिखें तो मोल फ्रैक्शन ए का मोल फ्रैक्शन कितना मानेंगे, x है, तो x से बराबर कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए कितना Na और टोटल मोल भी कितना Na प्लस Nb यहां से। तो ये आपका ए का मोल फ्रैक्शन आ गया। उसी प्रकार सिमिलरली अगर हम बी कंपोनेंट के लिए अगर हम लिखें, सिमिलरली इधर देखते हैं तो अगर हम लोग 4B कंपोनेंट की अगर बात करें, बी कंपोनेंट्स के लिए अगर बात करें तो बी कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, XB अब बराबर कितना, बी का मोल Nb अब बटा टोटल मोल में Na प्लस Nb। ये तो A और B का मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला हो गया। अच्छा अब आते हैं जरा, अगर आप दोनों के मोल फ्रैक्शन को जोड़ दें XA प्लस XB तो ये 1 के बराबर आता है। कैसे, XA कितना आपका है Na अपॉन Na प्लस Nb, ये Nb अपॉन Na प्लस Nb। अब ये से अगर जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, Na ऊपर में Nb नीचे में Na प्लस Nb कटेगा, तो ये XA प्लस XB बराबर कितना, 1। तो मोल फ्रैक्शन का सम कितने के बराबर आया है, 1 आया है। तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है, जैसे ये तो अंडरस्टूड है, ऑब्वियस है। अगर हम जानते हैं कि अगर एक सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है तो उस कंपोनेंट के फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1 होगा। अगर 4 कंपोनेंट है तो उन चारों कंपोनेंट के फ्रैक्शन का सम 1 होगा। कैसे, जैसे आप याद करो कि अगर मान लो कि जैसे मैं अगर आपसे बोलता हूं कि एक क्लास में 20% गर्ल्स है तो बॉयज कितने परसेंट है, तो आप बिल्कुल बता देते हो कितना, 80%। आप 100 में से घटा दो, क्योंकि परसेंटेज 100 में निकलता है और फ्रैक्शन चूंकि 1 में निकलता है, तो इसका मतलब अगर किसी एक कंपोनेंट का फ्रैक्शन 0.2 है तो दूसरे कंपोनेंट का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0.8। तो इसका मतलब दोनों का सम कहीं ना कहीं आप 1 के बराबर सोच रहे हो, तो यही होगा। अच्छा अगर मान लो कि इस पर 10
अगर मान लो कि एक सिस्टम है या एक मान लो मिक्सचर है n कंपोनेंट्स का, मतलब 10 ए मिक्सचर ऑफ n कंपोनेंट्स, मान लो कि n कंपोनेंट का एक मिक्सचर है, n कंपोनेंट्स मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स, तो उन सारे का फ्रैक्शन का सम कितने के बराबर हो जाएगा? एक के बराबर, मतलब x1 पहला कंपोनेंट के लिए मैं मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं x1 है, x2 है दूसरे के लिए, x3 है, चौथे के लिए x4 है, डॉट डॉट n के लिए xn है, तो सबका सम कितने के बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर सिस्टम में 4 कंपोनेंट, चारों का मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर। ठीक, इसके बाद आते हैं सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर मान लो कि कहीं पे लेवल किया हो फ्रैक्शन के रूप में, कहीं लेवल किया हुआ है कहीं पे मतलब अगर मान लो कि लैंडिंग किया हुआ है कहीं पे किसी बॉटल में या किसी जगह पे फ्रैक्शन के टर्म्स में, तो उसका मीनिंग क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। जैसे अगर मान लो इसे नीचे देखते हैं, जैसे मान लो कि किसी बॉटल में लेवल किया हुआ है ऐसे 0.2 मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH सॉल्यूशन, ये अगर लिखा हो ना, अगर 0.2 मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH सॉल्यूशन लिखा हुआ, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा? अगर NaOH सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो इसका मतलब क्या होगा? देखो दोस्तों थोड़ा अच्छे समझना इसको, इसका मतलब होगा कि सॉल्यूशन के टोटल 1 मोल में सॉल्यूट NaOH का कितना है? 0.2 मोल, और बचा हुआ जो है वो आपका सॉल्वेंट होता है, तो सॉल्वेंट का कितना मोल हो जाएगा? 0.8 मोल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इन मीनिंग होगा इसका इन टोटल 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, इन टोटल 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन 0.2 मोल ऑफ NaOH, जो कि आपका क्या है? सॉल्यूट है। सॉल्यूट इज प्रेजेंट एंड 0.8 मोल किसका? ऑफ वाटर, जो कि आपका क्या है? नेचुरल सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट इज प्रेजेंट, सॉल्वेंट प्रेजेंट कि आपका मोल फ्रैक्शन खत्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका याद रखना, इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.2 मोल फ्रैक्शन लिखने का मतलब हुआ कि टोटल सॉल्यूशन का अगर 1 मोल है तो उसमें 0.2 मोल सॉल्वेंट का है, बाकी बचा हुआ क्या है? सॉल्वेंट का है। तो आप इसको पहले नोट करें, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखेंगे, मोलरिटी। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर आप क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डायरेक्ट पढ़ाते चले जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मोल फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन है वो हम मोलरिटी के साथ आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, मोलरिटी से रिलेट करके पढ़ा देंगे, या मोलरिटी पढ़ाने के बाद आपको मोल फ्रैक्शन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमारा है मोलरिटी, जो कि 9वां है। 9 क्या है हमारा? मोलरिटी। मोलरिटी इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरिटी कैपिटल M कहते किसको है? तो पहले तो आप जानिए, जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे उन्होंने बेसिक क्लासेस में कहीं ना कहीं मोलरिटी पढ़ा है, क्योंकि मोलरिटी का हिंदी होता है मोलरता। मोलरता क्या बोलते हैं उसको? मोलरता। तो अगर आप मोलरता पढ़े इसका मतलब वो मोलरिटी ही है। तो कहते किसको है ये जरा समझते हैं। मोलरिटी कहते किसको है कि अगर आप किसी सॉल्यूशन का 1 लीटर लाते हैं, 1 लीटर किसी भी सॉल्यूशन का 1 लीटर लाते हैं, और उस 1 लीटर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मोल होगा उसी मोल की संख्या को हम लोग बोलेंगे मोलरिटी। क्लियर है? कोई सॉल्यूशन लाए, कितना लीटर? 1 लीटर, और उस 1 लीटर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मोल होगा उसी को हम लोग बोलेंगे मोलरिटी। हालांकि इससे मिलता जुलता एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग पढ़े थे, कौन सा? ग्राम पर लीटर, लेकिन वो थोड़ा अलग था ग्राम पर लीटर, क्योंकि उसमें मैंने आपको बोला होगा कि किसी भी सॉल्यूशन का 1 लीटर लाएंगे और उस सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है, तो उसको ग्राम पर लीटर बोलते थे। यहाँ थोड़ा अलग क्या है? यहाँ अलग ये है कि सॉल्यूशन का हम लोग 1 लीटर लाएंगे, लेकिन उस 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए? सॉल्यूट का मोल होना चाहिए, सॉल्यूट का कितना मोल होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलरिटी। चलिए इसके लिखते हैं, हम लिखेंगे मोलरिटी क्या लिखेंगे?
number of moles of solute, number of moles of solute present in total 1 लीटर या 1000 ml बोल सकते हैं, 1000 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी, इज कॉल्ड मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलैरिटी कहेंगे। तो ये तो मोलैरिटी हो गया। अगर मान लो कि किसी बोतल में अगर मोलैरिटी के टर्म्स में अगर लेवल किया हुआ है, उस पे लेवलिंग किया हुआ है, कोई अगर लिख लेवल मतलब आप समझ रहे हो कि उस पे अगर चिपकाया हुआ है कोई चीज लिख करके, तो मान लो कि ऐसे किसी बोतल पे अगर मान लो लिखा हुआ 5 कैपिटल M NaOH सॉल्यूशन, अगर इतना लिखा हुआ है 5 कैपिटल M किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलैरिटी को, तो 5 मोलैरिटी NaOH सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मैं बोल रहा हूं, अगर कोई भी डिफिकल्ट अगर क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो आपको कहीं ना कहीं उसका मीनिंग लिख के आना चाहिए। तो मतलब इसका क्या होगा, पहले लिखता हूं मैं, इसका मतलब ये होगा कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट, कौन है सॉल्यूट हमारा, NaOH, कितना मोल प्रेजेंट होगा, 5 मोल। लिखेंगे इन 1 लीटर या 1000 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना, 5 मोल ऑफ NaOH, जो कि आपका क्या है, सॉल्यूट इज परसेंट, सॉल्यूट इज परसेंट। ये इसका मीनिंग हुआ है। कई बार मैंने आपको यही तो बोला कि मोलैरिटी कहते हैं किसको है, सॉल्यूशन के 1 मोल में, सॉरी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना मोल। तो अगर 5 मोलैरिटी लिखा है, इसका मतलब कि 5 मोल है सॉल्यूट का, कितना लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर। ये मैंने मीनिंग लिखा है। अच्छा, अगर हम इसको फार्मूला का स्वरूप देना चाहे तो मैं डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखूंगा, हालांकि बहुत सारे बच्चे फार्मूला भी पढ़ते हैं, मोल बटा वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलैरिटी ऐसे करके। तो आप खुद ऐसे सोचो ना, जितने भी फार्मूलाज अभी तक मैंने आपको दिखाया है वो कहीं ना कहीं सब यूनिटरी मेथड पे बेस्ड है। तो आपको हमेशा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस डेफिनेशन अगर आप याद रखोगे ना तो आपको सारा फार्मूला भी याद रहेगा। जैसे अगर मान लो हम इसको फार्मूला का स्वरूप कैसे देंगे, अगर मान लो कि हमने कहा कि कोई एक सॉल्यूशन लिए, उस सॉल्यूशन का मान, कोई एक सॉल्यूशन लेकर आए और उस सॉल्यूशन का मान लो कि हम 5 लीटर लेकर आते हैं, 5 लीटर कोई सॉल्यूशन है उसका हम लोग 5 लीटर लिए, और उस 5 लीटर में अगर बोला जा रहा है सॉल्यूट का 10 मोल है, सॉल्यूशन का 5 लीटर में सॉल्यूट का 10 मोल है, तो मोलैरिटी कितना होगा, 10? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा 10 नहीं होगा, क्योंकि 10 मोल तब है ना जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर है, लेकिन मोलैरिटी कितने में डिफाइन होता है, पर लीटर में। तो आप ऐसे समझो 5 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का 10 मोल है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल, 10/5 अर्थात 2 मोल। ये 2 मोल कहलाएगा क्या, मोलैरिटी कहलाएगा। तो आप कहीं ना कहीं मोलैरिटी निकालने के लिए आप क्या किए, सॉल्यूट के मोल को, जितना मोल दिया हुआ था और सॉल्यूशन के वॉल्यूम जो कि लीटर में है उससे आप डिवाइड किए, भागा दिए, और जो आया वही आपका मोलैरिटी निकल के आया। तो अगर हम इसको फॉर्मूला का स्वरूप दें नाउ तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैरिटी बराबर हो जाएगा ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, इन लीटर। अगर हम चाहते हैं कि वॉल्यूम ml में हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम लेते हैं ml में, इन ml, तो हमको इनटू 1000 करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा मोलैरिटी का, ठीक है, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर इस फॉर्मूला को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लेके चले, सिंबॉलिक फॉर्म में, तो मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो कैपिटल M सिंबॉलिक फॉर्म में, कैपिटल M बराबर नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूट का मोल है तो n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सिर्फ n लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में तो V
यहाँ पे लिख देते हैं इन लीटर। और अगर मान लो n नीचे में v अगर इन ml में है तो इनटू क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। ये भी फॉर्मूला हो सकता है, सही, इनटू 1000। और भी इसको चाहे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और करके फिर मोलरिटी बराबर, हम चाहे तो मोल को भी तोड़ सकते हैं। मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है मास के टर्म्स में याद करो, मोल बराबर होता है गिवन मास बटा मोलर मास। तो n ये किसका है, सॉल्यूट का है। तो गिवन मास स्मॉल w लिखते हैं, इसका मतलब समझ जाना सॉल्यूट का मास है। कैपिटल W अगर लिखते हैं इसका मतलब सॉल्वेंट का मास है। तो स्मॉल w सॉल्यूट का मास और बटा मोलर मास। मोलर मास m से रिप्रेजेंट करते हैं मोलर मास को। लेकिन सवाल ये है कि m तो पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, तो उस m को अंतर करने के लिए, है ना, विभेद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें m डैश लगा देते हैं। तो m डैश लगाने का मतलब हो गया कि ये सॉल्यूट का मोलर मास है, तो गिवन मास बटा मोलर मास, ये क्या हो गया, मोल। मोल की जगह लिख दिए, ये तो m डैश नीचे आ गया, वॉल्यूम इनटू v इन लीटर। और अगर गिवन मास बटा मोलर मास इनटू v अगर इन ml में है तो इनटू 1000, ऐसे करके भी हम लोग लिख सकते हैं। कुछ है नहीं खास, आप समझ रहे हैं। हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे कौन क्या है, हेयर n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का। v क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, v क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्मॉल w क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। और m डैश क्या है, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और कुछ तो है नहीं, कैपिटल M तो आपको पता ही है, कैपिटल M क्या है, मोलरिटी, मोलरिटी है सॉल्यूशन का, मोलरिटी, ठीक है। तो ये तो हो गया मोलरिटी क्या है, हम लोग जाने मोलरिटी का ये फार्मूला है, उसी फार्मूला का सिंपलीफाई करके हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में इसको यहाँ तक लाए। अब आते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसके यूनिट्स की बात करते हैं, मोलरिटी की अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा, यूनिट की अगर बात करें तो मोल का यूनिट क्या होता है, जैसे मोलरिटी बराबर मोल बटा वॉल्यूम है, तो मोल का यूनिट क्या होता है, मोल, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, ये इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। इसलिए अगर आप चाहें तो मोलरिटी को मोल पर लीटर भी कंसंट्रेशन टर्म्स कर सकते हैं, जैसे हम ग्राम पर लीटर डिफाइन किए थे, उसी प्रकार से मोल पर लीटर भी हम लोग मोलरिटी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर दूसरी बात अगर बात करें कि क्या ये कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है नहीं करता है, तो क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। कैसे, क्योंकि इसके कंसंट्रेशन टर्म्स में कहीं ना कहीं वॉल्यूम शामिल है, मोल पर लीटर वॉल्यूम शामिल है, और वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मोलरिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो लिख सकते हैं लाइन हम क्या, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो इस तरह से ये आपका मोलरिटी खत्म है, तो इसको पहले आप नोट करें। इसके बाद मोलरिटी हम लोग पढ़ लिए। अब क्या करते हैं कि मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी को मिला करके एक सवाल फ्रेम करते हैं, ठीक है। मतलब कि हम एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं जिसमें मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन वगैरह आपको निकालना। जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है 200 ग्राम ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड इज dissolved in 1500 ml of water, then calculate molarity of solution if density of solution is 1.2 gram per ml and also calculate mole fraction, also calculate mole fraction। ठीक है, हमने एक सवाल लिया
कि 200 ग्राम सोडियम क्लोराइड का डिसॉल्व किया गया 1500 ml पानी में, तो आपको मोलरिटी कैलकुलेट करना है। मोलरिटी कितना हो, अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml, और इसके अलावे आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। कई बार देखो बच्चे, अब जैसे ही क्वेश्चन फ्रेम किए तुरंत बच्चा कहता है सर आंसर ये होगा, कैसे करता है, वो सोच लेता है कि सर 200 ग्राम है NaCl का, तो 200 ग्राम मतलब 200 और NaCl का जो मोलर मास होगा, मोलर मास कितना हो जाएगा 23 और 35.5 57.5 आ जाएगा, तो उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिए, मोल आ गया। अब 1500 ml वॉल्यूम दिया हुआ है तो मोल बटा वॉल्यूम कर दिए, इनटू 1000 करेंगे क्योंकि ml में है, इनटू 1000 तो फॉर्मूला से डायरेक्ट कर दिया। तो बच्चे आप ये सोचो कि 1500 ml ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं, वो सॉल्वेंट का वॉल्यूम 1500 ml ऑफ H2O। मतलब क्वेश्चन है कि NaCl के 200 ग्राम को 1500 ml पानी में डिसॉल्व किया गया, उतारा गया है, तो सॉल्यूशन का वो थोड़े वॉल्यूम हुआ है ना। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप गलत बना रहे हैं। तो करना क्या है पहले आपको कि ठीक है हमको मोलरिटी निकालना है, तो अब जरा सोचते पहले मोलरिटी निकालना है तो कैसे निकालना। सबसे पहले मोलरिटी कितने के बराबर होता है, मोल बटा वॉल्यूम। सॉलिड का मोल आराम से निकल जाएगा, कैसे, सॉलिड का बेस दिया हुआ है, सॉलिड का मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सवाल है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, और वो भी आप निकाल सकते हो कैसे। सॉल्यूशन का देखो डेंसिटी पता है आपको 1.2 ग्राम पर ml दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन का डेंसिटी अगर हमको पता है तो डेंसिटी और मास का इस्तेमाल करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। अब सवाल है कि उसका मास कैसे निकालेंगे, मास तो दिया हुआ नहीं है, आपको पता है कि मास कंजर्व होता है, ठीक है, तो सॉलिड का मास और सॉल्वेंट के मास को अगर हम जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे हैं सर सॉलिड का मास तो ठीक है बराबर है दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मास तो नहीं दिया हुआ है, सॉल्वेंट आपका वाटर है, आप 1500 ml वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको पता है कि पानी का डेंसिटी 1 होता है, तो अगर डेंसिटी 1 हो गया तो जितना मास उतना ही वॉल्यूम, तो कहीं ना कहीं 1500 ml जो है वो वॉल्यूम भी है, तो 1500 ग्राम मास भी हो जाएगा उसका, सही है। तो दोनों मास को जोड़ के मास निकाल लेंगे, तो हमारा तो ऑलरेडी साफ साफ दिख रहा है। देखते हैं जरा यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। देखो एक चीज और बोलेंगे, ठीक है, देखते हैं पहले इसमें वेट W ऑफ सॉल्यूट जो कि आपका NaCl 200 ग्राम है, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट NaCl Na का 23 प्लस 35.5 58 होगा ना, 5 5 3 8 58.5, ठीक है, ये निकल गया। तो इसलिए मोल कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर 200 बटा 58.5, ये हो गया इसका मोल। एंड अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर कितना हो जाएगा, अगर हमको डायरेक्ट निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर कितना, क्योंकि हम लोग को डेंसिटी बराबर कितना, मास बटा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर मास बटा डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास किसके किसके बराबर होगा, सॉलिड का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। सॉलिड का मास कितना है 200 प्लस सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना है 1.2 है। ये ml सॉरी ये ग्राम, ये कितना होगा ग्राम पर ml, इसका मतलब ये किसमें आ जाएगा ml का। हम डायरेक्ट 1500 क्यों लिखें, क्योंकि डेंसिटी ऑफ H2O कितना होता है 1 ग्राम पर ml, वहां से वो निकाल दिया, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितना आ गया 1700 बटा 1.2 कितना ml, ये हमारा निकल गया। तो बस आगे हम फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, नाउ मोलरिटी कैपिटल M बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर इन ml में है तो इनटू 1000, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है निकालें 200 बटा 58.5 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1700 1.2 इनटू कितना 1000। इसको अगर सॉल्व करेंगे 200 ऊपर में 1.2 चला जाएगा, नीचे 58.5, ये 1700 इनटू 1000, इसको सॉल्व करेंगे हमारा मोलरिटी आ जाएगा। आगे फिर देखते हैं अब क्या इसके बाद कैलकुलेट करना है, इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन अगर बोला गया कैलकुलेट करने के लिए सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन,
तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का किसके लिए डिफाइन होगा? सॉल्यूट के लिए डिफाइन होगा। तो मोल फ्रैक्शन एक्स NaCl, ठीक है, NaCl का मोल फ्रैक्शन निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला पे आते हैं, देखो आराम से निकल जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl बराबर कितना होगा? सॉल्यूट का मोल मतलब M सॉल्यूट बटा टोटल मोल N सॉल्यूट प्लस N सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मोल कितना है निकालें हम लोग का, कितना है? ये 200 बटा 58.5, तो ये 200 बटा 58.5, नीचे भी सॉल्यूट है 200 बटा 58.5 प्लस सॉल्वेंट का मोल चाहिए। सॉल्वेंट का मोल निकालने के लिए सॉल्वेंट का मास पता होना चाहिए। सॉल्वेंट का मास हम निकाले थे कितना? 1500 और सॉल्वेंट का मोलर मास कितना? 18। तो गिवन मास बटा मोलर मास क्या जाएगा? मोल आ जाएगा, ये मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया आपका? मोल फ्रैक्शन आ गया किसका? NaCl का। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। हाँ, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि अगर मैं इसके बाद कोई भी अगर सवाल बनाऊंगा तो आप प्लीज जैसे ही मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप क्या करना कि क्वेश्चन देने के बाद आप पॉज उसको वीडियो को जो मतलब उसको रोक देना वीडियो को, और रोकने के बाद फिर क्या करना, खुद से क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लेना है खुद से, और अगर बनता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तब जाकर के आप वीडियो को फिर से वो रिलीज करके आप आगे का सॉल्यूशन को देख सकते हो। ये जरूर करना है आपको। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर मान लो कि सवाल आपको ऐसा दिया रहे कि 3M मोलरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन का डेंसिटी भी दिया हुआ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर 1.3 ग्राम पर ml। तो आपको बोला गया देन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन NaOH कितना होगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करके लिख रहा हूं। 3 मोलरिटी NaOH सॉल्यूशन का दिया हुआ है, सॉल्यूशन का डेंसिटी 1.3 ग्राम पर ml दिया हुआ है, और कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन NaOH का कितना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं। एक क्वेश्चन जस्ट रिवर्स कर देते हैं कि इस बार मान लो कि अगर इफ मोल फ्रैक्शन, अगर मान लो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH दिया हुआ है 0.3 दिया हुआ है, ठीक है 0.3, और डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का 1.4 दिया हुआ है, 1.4 ग्राम पर ml, ठीक है, ऐसा कुछ मान लो, और आपको कैलकुलेट करना है। देन इसी को बदल देते हैं, तो मान लो कि इसकी जगह पे ये H2SO4 वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है देन मोलरिटी m बराबर व्हाट, m कितना होगा, ठीक है, जस्ट एक दूसरे का रिवर्स है। तो अब क्या करो कि वीडियो को पॉज करके खुद से पहले बनाना, हालांकि मुझे तो सॉल्यूशन देना ही है अभी, लेकिन आप पॉज करके बनाने का प्रयास करना, अगर नहीं बनता है तो उसके बाद फिर क्या करना, वीडियो को कंटिन्यू करना उसके बाद। तो मैं पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का देखो सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं पहले। देखो एक चीज समझो, पहले मैंने आपको कल या परसों के वीडियो लेक्चर में एक बात कही थी, वो ये कि अगर आपको कंसंट्रेशन टर्म्स का जटिल से जटिल क्वेश्चन बनाना है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना, अगर आपको बनाना है तो आप याद रखना कि अगर उस अगर उस क्वेश्चन में कोई कंसंट्रेशन टर्म्स मेंशन किया हुआ है, दिया हुआ है, तो आप उस कंसंट्रेशन टर्म्स का मीनिंग लिखो, उसका मतलब लिखो। अगर आप लिखते हो आपका क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा, ये ध्यान रखो। अच्छा, अब देखते हैं, बहुत सारे बच्चे अभी जो अटेम्प्ट किए होंगे, क्वेश्चन बनाने का प्रयास कर रहे होंगे, उनसे बिल्कुल नहीं बन रहा होगा। वो ये सोच रहे होंगे कि सर जो क्वेश्चन हमको मिला है उसमें हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है, उसको ऐसा लग रहा है कि सर मोलरिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, अब मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो सर मोलरिटी से मोल फ्रैक्शन निकलेगा कैसे, क्योंकि मोलरिटी मोल फ्रैक्शन में तो कोई रिलेशन आप पढ़ा ही नहीं, एक कोई ऐसा फॉर्मूला आप नहीं पढ़ा है। मैंने आपको क्या बोला कि फॉर्मूला के चक्कर में अगर रहोगे तो समझो कि तुम्हारा चैप्टर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। फॉर्मूला नहीं करना है, कोई फॉर्मूला, क्या अभी तक मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला पढ़ाया नहीं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, क्वेश्चन कितना भी अच्छा ढंग का क्यों नहीं अगर फ्रेम किया हो, आपसे बिल्कुल वो बनेगा, ये जान लो। तो आपको फॉर्मूला नहीं देखना है, ठीक है। तो आप एक चीज बताओ, तो अगर आप बनाने के बैठोगे तो सर मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन में सॉलिड का मोल और सॉलिड का मोल हमको दरकार है,
जरूरत है, और इन दोनों के मदद से तो कोई निकल ही नहीं सकता ये सब इंफॉर्मेशन, तो बिल्कुल आप फंस गए होंगे। तो मैं देखो मैं क्या करूंगा कि मैंने आपको बोला भी कि अगर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मेंशन है तो आप उसका मीनिंग लिखो। जैसे मीनिंग लिखोगे आपको हर वो चीज जो रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आपको बिल्कुल मिले रहेगा। जैसे देखते हैं, जैसे 3 मोलरिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन है, चूंकि क्या लिखा हुआ है 3 कैपिटल M ऑफ NaOH सॉल्यूशन। तो देखो इसका मीनिंग लिखते हैं, मीनिंग लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, मीनिंग होगा इन 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कितना मोल, 3 मोल ऑफ NaOH, जो कि आपका क्या है सॉल्यूट है, इस परसेंट। आप इतना देखो लिख लिए, तो आपको लगा कि सर मोलरिटी दिया हुआ है, बल्कि वो मोलरिटी नहीं दिया हुआ है, वो दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कैसे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है और सॉलिड का मोल भी दिया हुआ है। तो यहां से दो इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन आपको डेंसिटी पता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है कितना 1 लीटर या 1000 ml, और मोल कितना पता है आपको, सॉलिड का मोल n सॉलिड 3 मोल, और डेंसिटी कितना पता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये पता है आपको कितना है 1.3 ग्राम पर ml। ये 3 चीज आपको पता है, अब वो निकल जाएगा, निकालते हैं। अच्छा, अब हमको चाहिए था क्या, हमको चाहिए था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की सॉलिड का मोल देखो आपको मिल गया, सॉलिड का मोल, ठीक है, और चाहिए सॉल्वेंट का मोल। तो सॉल्वेंट का मोल देखने से लग रहा है कि नहीं मिलेगा, ठीक है, देखो मिल सकता है। देखो कैसे, सॉल्वेंट क्या है इसमें, NaOH सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन है, मेंशन नहीं किया है, तो इसका मतलब नेचुरल सॉल्वेंट आपका वाटर है। अब क्या करना है हमको, वाटर का हमको क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो वाटर का मोल निकालने के लिए अगर हमारे पास वाटर का मास आ जाए तो मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो हमको पूरा एफर्ट किस पे लगाना है, मास निकालने में। अब मास कैसे निकालेंगे, ये भी निकल सकता है कैसे, सॉलिड का मोल दिया हुआ है 3 मोल, तो मोल को मोलर मास से गुना कर देंगे तो हमारा मास आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मोल बराबर गिवन मास बटा मोलर मास, तो गिवन मास मोल में मोलर मास से गुणा कर देंगे, हमारा गिवन मास आ जाएगा किसका, सॉल्यूट का। अच्छा, उसके बाद सॉलिड का तो मास आ गया। अच्छा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का डेंसिटी पता है, तो सॉल्यूशन का मास भी पता हो गया। तो सॉल्यूशन का मास और सॉलिड का मास अगर पता हो गया तो सॉल्वेंट का भी मास पता हो गया। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पहले तो लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए वेट ऑफ सॉल्यूशन मास या वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, इसका 1000 वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कितना 1.2 ग्राम पर ml। तो ml में तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 1200 ग्राम आ गया वेट ऑफ सॉल्यूशन। एंड वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, सॉल्यूट का मोल कितना है 3 है, तो मोल इनटू मोलर मास, मोलर मास सॉल्यूट है कौन सा हमारा NaOH, और NaOH का मोलर मास कितना होता है 40, चूंकि M ऑफ NaOH मोलर मास NaOH का कितना होता है 40, इसलिए हमें यहाँ 40 लिखे, 4 के 12 120 ग्राम, 120 ग्राम, ठीक है। तो इसलिए वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, तो ये 1200 और माइनस 120 घटाएंगे कितना आएगा 1080 ग्राम, 1080 ग्राम आएगा, ठीक है। अब ये 1080 ग्राम आया मेरे पास, किसका, सॉल्वेंट का वजन आ गया। नाउ हमको जो निकालना है वो निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कहां गया, हमको निकालना है NaOH का, इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वही NaOH आपका सॉल्यूट है, बटा मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट का मोल कितना निकाले हम लोग, सॉल्यूट का मोल कितना था 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/3 प्लस सॉल्वेंट का मोल निकल जाएगा, सॉल्वेंट का मास पता है ना 1080 बटा कितना 18 मोलर मास, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ये पहला हो गया, ठीक है। इसको आप नोट करें, फिर सेकंड हम लोग देखते, तुरंत देखेंगे हम लोग। इसके बाद सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ और डेंसिटी निकालना है, सॉरी मोल फ्रैक्शन दिया हुआ, डेंसिटी भी दिया हुआ और
हमें मोलरिटी निकालना है, ये सवाल है मेरे पास, ठीक है, जस्ट उल्टा है। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो हम सॉल्यूशन दिया है, किसी बच्चों को कॉन्सेप्ट अगर ये नहीं समझ में आता है तो आप थोड़ा धैर्य रखें, हम रेडीमेड दो तीन फार्मूला हम तैयार करेंगे, तो आपके लिए जितने भी सवाल है वो फार्मूला पुटिंग सवाल हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, यही हिसाब किताब होने वाला है। तो आप थोड़ा वेट करें इसके लिए, ठीक है। तो हालांकि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम कर रहे हैं अभी, तो फार्मूला वगैरह जब आएगा तो आप रेडीमेड उसमें लगाते रहना, ठीक। देखिए जरा, तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब देखो इतना लंबा मेरे को समय हमको पास नहीं करना है, हम चाहें तो एक लाइन में बना सकते हैं। जिस बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट आता है वो एक लाइन में क्वेश्चन बना सकता है। पहला तो मेरी लिखने में वो लाइन चला जाए, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा, उसके बाद एक लाइन बना सकते हो। कैसे, पहले देखते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में कंसंट्रेशन टर्म्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करो, उस कंसंट्रेशन टर्म्स का मीनिंग लिखो। है क्या 0.3 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, ये है ना 0.3 है। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब होगा कि इन टोटल 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन कितना 0.3 मोल ऑफ H2SO4 एंड 0.7 मोल ऑफ H2O सॉल्वेंट आर प्रेजेंट, उसमें है। इसका मतलब यही था। अब निकालते हैं, एक लाइन में हम आंसर निकालते हैं। हमको निकालना क्या है, मोलरिटी निकालना है। तो नाउ आप जैसे ही इसको लिखे तो बहुत सारे डेटा आपको दिखने लग रहा है। तो अब इसका हम डायरेक्ट क्या करते हैं, मोलरिटी निकालते हैं। तो मोलरिटी बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, मोल्स बटा सॉलिड का मोल बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉलिड का मोल कितना है 0.3 है, तो 0.3 सॉलिड का मोल। नीचे में क्या चाहिए हमको, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब देखते हैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा। सॉल्यूशन का डेंसिटी पता है, सॉल्यूशन का मास निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो सॉल्यूशन का अगर मास निकल गया तो आप मास में क्या करोगे, डेंसिटी से भागा तो वॉल्यूम निकल जाएगा। इसका मतलब को यहाँ मास चाहिए, डेंसिटी से भाग करें। डेंसिटी कितना है 1.4 ग्राम पर ml, इसका ग्राम पर ml है, ग्राम पर ml। ऊपर में हमको चाहिए क्या, सॉल्यूशन का मास चाहिए। सॉल्यूशन का मास नहीं पता, लेकिन आपको सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का मास पता है। कैसे, सॉल्यूट का मोल पता है और सॉल्वेंट का मोल पता है। तो क्या हम लोग 0.3 जो सॉल्यूट का मोल है, अगर हम H2SO4 इसके मोलर मास से गुना कर दें, मोलर मास कितना होता है 98, अब निकाल लेना 2 32 और 64 98 आ जाएगा, प्लस और सॉल्वेंट का मोल कितना है 0.7 और सॉल्वेंट का मोलर मास 18, तो ये तो ग्राम में आएगा, ये आएगा आपका ग्राम में। तो ये ग्राम कैंसिल, तो वॉल्यूम ml में, इसका मतलब इनटू 1000 कर देंगे हम लोग, तो ये आपका देखो मोलरिटी निकल गया। तो आप ऐसे भी तुरंत बना सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसको नोट करें, फिर आगे हम लोग देखेंगे मोलरिटी। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं तो फिर हम लोग फॉर्मूला के लिए रेडी तैयार रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अभी तक हम मोलरिटी पर हैं। मैंने आपको कई बार बोल भी रहा हूँ कि 3-4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और लास्ट जो है आपका नॉर्मलिटी। तो हम लोग मोल फ्रैक्शन मोलरिटी पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे मोलरिटी। मोलरिटी आपका 10वां कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है 10, ये आपका मोलरिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। सवाल ये है कि मोलरिटी क्या है। अब देखो मोलरिटी और मोलरिटी वर्ड अगर देखा जाए तो तकरीबन सेम लगता है देखने में, है ना। मोलरिटी जो मैंने पढ़ाया था रेटी, उसका हिंदी मतलब था मोलरता, और इसका हिंदी मतलब होता है मोललता, लता बोलते हैं मोलरिटी को। अब है क्या, इसको जरा समझते हैं। पहले तो आप ये समझो कि मोलरिटी एक लौता ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जिसके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन करने में सॉल्वेंट के मतलब तुलना में हम लोग सॉल्वेंट का अमाउंट डिसाइड करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अब अभी तक जो आपने जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ा है
उन सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अगर आप फॉर्मूला को उठाकर देखो तो ऊपर में हमेशा सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन और नीचे में हमेशा सॉल्वेंट का इंफॉर्मेशन, सॉरी सॉल्यूशन का इंफॉर्मेशन आएगा, सॉल्यूशन का। आप याद करो परसेंटेज वेट बाय वेट, सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूशन का वेट इनटू 100, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, सॉल्यूट का वेट, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सॉल्यूट का वॉल्यूम, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100। देखो आ रहा है ग्राम पर लीटर, सॉल्यूट का ग्राम, सॉल्यूट का मास और नीचे में सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर। चौथा ये हो गया। पांचवा हम लोग पढ़े पीपीएम पीपीवी। तो पीपीएम के केस में आपको याद होगा कि पीपीएम के केस में ऊपर में सॉल्यूट का मास, नीचे में सॉल्यूशन का मास आई इंटू 10 के पावर 6। हालांकि इस केस में भी आप सॉल्यूशन के मास की जगह पे आप सॉल्वेंट का भी मास ले सकते थे, लेकिन वो इसलिए क्योंकि ये काफी डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए भी एप्लीकेबल था, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि इसमें भी इस्तेमाल होता है। खैर पीपीवी में भी उसी प्रकार सॉल्यूट का मास बटा सॉल्यूशन का मास या सॉल्वेंट का मास इनटू 10 की पावर 9, ऐसा हम लोग पढ़े। उसके बाद फिर आगे बढ़े तो आगे हम लोग पढ़े मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल, नीचे में सॉल्यूशन का मोल। अब देखिए ना जितना भी अगर आप उठाकर देखोगे सब में कहने के ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन मेंशन हुआ है, लेकिन ये जो मोलैलिटी इकलौता ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जिसमें सॉल्यूट का इंफॉर्मेशन ऊपर है जरूर, ठीक है, जो कि सब में कॉमन है, नीचे में जो है ना वो सॉल्वेंट का इंफॉर्मेशन होता है। अब डिफाइन कैसे करते हैं इसको जरा समझते हैं। डिफाइन होता है कि अगर आप किसी सॉल्यूशन में जो है अगर आप 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लेकर आइए, या ऐसे समझो, इस तरह से नहीं, हम ऐसे समझते हैं, अगर मान लो कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जितना मोल प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे मोलालिटी। जैसे आप याद करो अभी मोलालिटी, सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट का कितना मोल, मोलालिटी। अब मोलालिटी किसको बोल रहे हैं, सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में सॉल्यूट का कितना मोल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलालिटी। तो देखेंगे कि हम जरा यहाँ पे मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स of solute present in total 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट is called molality। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में कितना परसेंट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलालिटी। तो अगर हम इसको फॉर्मूला का स्वरूप देना चाहें तो फॉर्मूला के स्वरूप से पहले आप जानो कि फॉर्मूला आएगा कैसे। जैसे अगर मान लो कि हमने बोला कोई सॉल्यूशन है जिसके 5 किलोग्राम सॉल्वेंट में 5 किलोग्राम सॉल्वेंट, बच्चे समझना, 5 किलोग्राम सॉल्वेंट में मान लो कि 10 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है, 10 मोल, तो उसका मोलालिटी क्या होगा। तो देखो ना 10 किलोग्राम सॉल्वेंट में, सॉरी गलत मैंने बोला, 5 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का 10 मोल है, 10 मोल, तो इसका मतलब कि 1 किलोग्राम में सॉल्यूट का कितना मोल आएगा, 10/5, तो 2 आएगा। ऐसे 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलालिटी। तो आपने जो फॉर्मूला जो यहाँ पे लगाया था यूनिटरी मेथड से, ऊपर में क्या था, सॉल्यूट का मोल और नीचे में सॉल्वेंट का वजन, वेट। तो इसका मतलब कि इसको अगर हम फॉर्मूला के रूप देना चाहें तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा मोलालिटी का, मोलालिटी बराबर कितना, मोलालिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, इन केजी में। अगर मान लो कि वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में है तो इनको क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका मोलालिटी, ठीक है। अगर इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लेकर चले, सिंबॉलिक फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो मोलालिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। स्मॉल m बराबर मोल को n, अब वेट को कैपिटल W हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। और अगर मोल्स, अगर वेट अगर आपका ग्राम में है तो इनको क्या करना पड़ेगा, 1000। तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है, या और भी इसको सिंपलीफाई कर दें तो मोलालिटी बराबर स्मॉल m लिख रहे हैं बार बार, स्मॉल m बराबर कितना हो जाएगा, गिवन मास W, स्मॉल w मतलब सॉलिड का मास बटा मोलर मास, m वैसे लिख देते हैं, मतलब सॉलिड का मोलर मास हो जाएगा इनटू कैपिटल W मतलब ये सॉल्वेंट का मास इन किलोग्राम,
ऐसे तोड़ सकते हैं। इसको भी हम लोग गिवन मास स्मॉल w मतलब सॉलिड का मास, नीचे में सॉलिड का मोलर मास m डैश इनटू कैपिटल W मतलब इन ग्राम। सिंबल को थोड़ा ध्यान रखें, इनटू क्या करना पड़ेगा 1000। तो इस तरह से फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, ये तो आपका मोलैलिटी क्या है और मोलैलिटी हम लोग फॉर्मूला देखें। अगर मान लो कि किसी बोतल में मोलैलिटी के टर्म्स में अगर लेबल किया हुआ है, अगर मान लो कि ऐसा लिखा हुआ कहीं पे 4 स्मॉल m ऑफ MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉल्यूशन, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ 4 स्मॉल m मतलब मोलैलिटी 4 मोलैलिटी ऑफ MgO सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा इन 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम किसका? सॉल्वेंट ना, सॉल्वेंट कितना? तो 4 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इस पर। इसका मतलब ये होगा 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 4 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब सॉलिड का प्रेजेंट है। ठीक है, इसका ये मतलब होगा। अच्छा, अब आते हैं जरा, ये तो मीनिंग हो गया। अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें, अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगा? मोल का यूनिट मोल और पर केजी हो जाएगा, मोल पर केजी। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है टेंपरेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, तो आपको अच्छे से रहिए, क्वेश्चन जेईई मेंस में भी पूछा हुआ है। ठीक है, 3-4 कंसंट्रेशन टर्म्स दे करके पूछा गया था कि ऐसा कौन सा कंसंट्रेशन टर्म्स है जो टेंपरेचर इंडिपेंडेंट है, और ऑप्शन में आपका मोलैलिटी था, है ना, और फिर उसके बाद नॉर्मलिटी था, हालांकि नॉर्मलिटी अभी आप पढ़े नहीं है। तो कौन सा टेंपरेचर इंडिपेंडेंट था? तो आप इससे जरा दिमाग चलाओ कि ये टेंपरेचर इंडिपेंडेंट होगा। क्यों? ऊपर में मोल एक प्रकार का मास होता है और नीचे मास, वॉल्यूम वगैरह तो रिलेट हो नहीं रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा? टेंपरेचर इंडिपेंडेंट, टेंपरेचर इंडिपेंडेंट, और यही आंसर था इसमें। क्योंकि टेंपरेचर इंडिपेंडेंट है, पूछा है टेंपरेचर इंडिपेंडेंट कौन है, तो मोलैलिटी और एक नॉर्मलिटी दिया था, तो नॉर्मलिटी भी टेंपरेचर डिपेंडेंट होता है, तो यही आपका इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, खैर, तो ये मोलैलिटी आपका यहाँ से खत्म हो गया, जल्दी नोट करें, इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो हम लोग 3 क्वेश्चन लिए। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन में एक बात कॉमन ये है कि सब में डेंसिटी दिया हुआ सॉल्यूशन का, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अभी हम लोग जो 3 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मोलैलिटी, इन तीनों के आधार, इन तीनों क्वेश्चन से रिलेटेड, सॉरी इन तीनों के इससे रिलेटेड हमने 3 क्वेश्चन क्लियर किया। एक क्वेश्चन में क्या किया? पहला क्वेश्चन में हमने मोलैलिटी लिया है, तो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। अगले क्वेश्चन में हमने लिया मोलैलिटी, तो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी कैलकुलेट करना है। अब फिर अगले क्वेश्चन में क्या किया? मोल फ्रैक्शन लिए, तो मोलैलिटी और मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सवाल हमने आपको दिया है। तो अब चलो कैलकुलेट करते हैं। तो हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को ज़्यादा मतलब लेंथी नहीं ले जाए, 1-2 लाइन में इसको हम लोग कर ले। ठीक है, ये तभी हो सकता है जब आपको कॉन्सेप्ट पता हो। ठीक है, ये तुरंत हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं आता है, सुनो अच्छे से पहले, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं आता है, अगर कॉन्सेप्ट समझने में बहुत दिक्कत है, तो हम उसको क्या करेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में जो कि आधे घंटे के आसपास होगा, उस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे कि 2 से 3 हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, 2 से 3 फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। उस फॉर्मूला के आधार पे अगर आप चाहो, इस तरह क्वेश्चन रहेगा, तो आप क्या करोगे, उसमें वैल्यूज को रखोगे और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो वो अगले हम लोग देखेंगे वीडियो लेक्चर में। है, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कई बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर कंसंट्रेशन टर्म्स मेंशन है तो पहले उसका क्या लिखो, मीनिंग लिखो। तो ये आपका कंसंट्रेशन टर्म्स है 5 मोलैलिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा इन 1 लीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 5 मोल ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट, 5 मोल NaOH का प्रेजेंट है। ठीक है, और डेंसिटी दिया हुआ सॉल्यूशन का, आपसे मोल फ्रैक्शन पूछना है। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। एक लाइन में हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो मोल फ्रैक्शन x NaOH, मोल फ्रैक्शन, तो
तो सॉलिड का मोल नीचे में सॉल्यूशन का मोल, सॉलिड का मोल बटा सॉलिड का मोल प्लस सॉलिड का मोल, क्योंकि सॉल्यूशन का मोल सॉलिड के बराबर होता है। सॉलिड का मोल कितना है 5 अपॉन कितना 5 प्लस यहाँ चाहिए क्या सॉल्वेंट का मोल चाहिए। अब देखो सॉल्वेंट का मोल तो दिया हुआ नहीं है, तो अगर यहाँ पर सॉल्वेंट का मोल चाहिए, सॉल्वेंट का मोल कैसे निकल सकता है? अगर सॉल्वेंट का मास पता हो जाए तो उसका मोल मास में डिवाइड करके हम लोग सॉल्वेंट का क्या निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, सॉल्वेंट का हमको मास निकालना है यहाँ पे। तो अगर यहाँ सॉल्वेंट का मास आ गया तो हम लोग 18 से क्या करेंगे, उसके मास में डिवाइड कर देंगे 18 से 18 से, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट का मोल आ जाएगा। अब सवाल है कि निकाले कैसे। तो एक चीज देखो जरा कि अगर हम लोग सॉल्यूशन के मास में से अगर सॉल्वेंट के मास को घटा दें तो हमारा सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। अब सॉल्यूशन का मास कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है 1000 ml और सॉल्यूशन का डेंसिटी पता है 1.2 ग्राम। तो आपको नहीं लगता है कि 1000 में हम लोग को 1.2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि मास बराबर होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, वॉल्यूम इतना, तो ये ग्राम में आ गया मास। अब प्लस ये सॉल्यूशन का मास आ गया प्लस सॉलिड का मास, सॉलिड का मास भी निकल जाएगा क्योंकि सॉलिड का मोल आपको पता है 5 मोल। तो सॉलिड का 5 मोल में हम लोग क्या करेंगे 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि NaOH का मोलर मास कितना होता है 40, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉलिड का मास आ गया। तो सॉल्यूशन के मास में से हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड के मास को सॉलिड के मास को घटा देंगे। सॉल्यूशन का मास ग्राम में, सॉलिड का मास ग्राम में, घटा दिए सॉलिड का मास आ गया, सॉलिड का मास बटा मोलर मास, सॉलिड का मोल आ गया। तो इस तरह से देखो निकल गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगेन बी देखते हैं। दूसरा आपको निकालना है मोलैलिटी, स्मॉल n मोलैलिटी। अब मोलैलिटी बराबर क्या होता है, सॉलिड का मोल, ऊपर में सॉलिड का मोल और नीचे में सॉल्यूशन का, ऊपर में सॉलिड का मोल और नीचे में सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में। सॉलिड का मोल कितना है 5 मोल, 5 मोल डिवाइडेड बाय नीचे में सॉल्वेंट का मास। तो आप कहीं ना कहीं ये तो सॉल्वेंट का ही मास निकाल लें, तो अब ऐसे लिख दो 1000 into 1.2 माइनस 5 into 40। तो ये जो सॉल्वेंट का मास आया वो किसमें आया है, ग्राम में आया है। तो आपको इनटू क्या करना पड़ेगा 1000, क्योंकि किलोग्राम में डिवाइड होता है पर किलोग्राम सॉल्वेंट, सॉलिड का कितना मोल है, तो इनटू 1000 कर दी, ये आ गया हमारा, तुरंत बन गया कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा इसमें आगे जरा, अब इस क्वेश्चन में क्या है, मोलैलिटी लिया गया है, डेंसिटी लिया गया है और आपसे मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बोला कि पहले उसका मीनिंग लिखो। तो इसका मीनिंग क्या होगा, 3 मोलैलिटी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉल्यूशन का मतलब होगा कि इन मोलैलिटी है ना 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट आपका वाटर है, कितना 3 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड इस पर 3 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रेजेंट है। अब देखते जरा पहला नंबर, पहला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में हमको मोल फ्रैक्शन चाहिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो बराबर लिखते हैं किसका मोल, सॉलिड का मोल बटा में सॉलिड का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। सॉलिड का मोल कितना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है 3 मोल है, तो 3 बटा कितना 3 अब प्लस यहां से ये सॉल्वेंट। अब देखो सॉल्वेंट का वजन तो आपको पता ही है 1000, तो 1000 अपॉन कितना 18। देखो इस तरह से मोल फ्रैक्शन आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का। फिर देखते हैं आल्सो बी नंबर, बी हमको निकालना है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी कैपिटल M बराबर कितना, सॉलिड का मोल बटा सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो सॉलिड का मोल कितना है, सॉलिड का मोल 3 मोल है, 3 मोल निकाल लिए बटा सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट तो दिया हुआ है नहीं कि हम लोग निकाल लें, लेकिन हाँ सॉल्यूशन का एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन का डेंसिटी। तो सॉल्यूशन का अगर डेंसिटी दिया हुआ है तो सॉल्यूशन का डेंसिटी का इस्तेमाल करके हम लोग सॉल्यूशन का डेंसिटी और मास का इस्तेमाल करके हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो अब सवाल है कि सॉल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूट के मास में सॉल्वेंट के मास को जोड़ देंगे। तो सॉल्वेंट का मास कितना है 1000, ठीक है 1000 और सॉल्वेंट का मास है कितना 3 इंटू मैग्नीशियम ऑक्साइड 40, 24 और 16 40 इसका मोलर मास। तो 3 इंटू मोलर मास से गुणा करके क्या आ जाएगा, मोलर मास आएगा। तो 1000 और 4 के 12 120, इन दोनों को जोड़ेंगे तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा और सॉल्यूशन के मास में डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो देखो जब ऊपर में हम मास लिखते हैं तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा 1000, पहले तो सॉल्वेंट हो गया प्लस सॉलिड का कितना
3 इंटू 40, मोलर मास 40 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये ग्राम में मास आ गया, डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी कितना है 1.3 ग्राम पर एमएल, तो ये वॉल्यूम किसमें आया है एमएल में आया है, तो इंटू करना पड़ेगा क्या 1000, क्योंकि मोलरिटी का डिफाइन होता है। देखो इस तरह से आ गया आंसर। इसके बाद आता है तीसरा, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है पहले और मोलरिटी और मोलरिटी निकालना है, तो पहले इसका मीनिंग लिखते हैं। तो मीनिंग क्या होगा इसका, इन टोटल 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन 0.49 मोल ऑफ H2SO4 जो कि आपका सॉल्यूट है, एंड 0.51 मोल ऑफ वाटर H2O जो कि आपका क्या है सॉल्वेंट है 8%। ये तो देखते हैं जरा पहला नंबर, फर्स्ट हमको निकालना मोलरिटी, तो मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी बराबर क्या होता है, सॉल्वेंट का ऊपर में मोल और नीचे में सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट का मोल कितना है 0.49 हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में, तो सॉल्वेंट का आपको मोल पता है कितना 0.5 मोल, तो मोल में अगर आप मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 से, तो ये क्या आ गया मास ग्राम में आया, तो इनटू क्या करते हैं हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो किलोग्राम में हमारा निकल जाएगा, तो ये मोलरिटी निकल गया। बी नंबर, बी आता है मोलरिटी, तो कैपिटल एम बराबर हमको निकालना है, कैपिटल एम सॉल्यूट का मोल, सॉल्यूट का मोल तो 0.49 ही है, नीचे में चाहिए सॉल्यूशन का क्या वॉल्यूम चाहिए, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना अगर हमको है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो डायरेक्ट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन का डेंसिटी पता है, अगर सॉल्यूशन का मास निकल जाए तो काम बन जाएगा, मास भी निकल जाएगा। कैसे, क्योंकि सॉल्यूट का मोल पता है और सॉल्वेंट का भी मोल पता है, तो दोनों के मोल से दोनों का मास निकल जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा। सॉल्यूशन के मास में हम लोग डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी बराबर हम लोग पढ़े मास बटा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर मास बटा डेंसिटी, तो मास कितना है, कितना निकालेंगे 0.49 into 98, H2SO4 है ना 98 मोलर मास, मोल इनटू मोलर मास सॉलिड का मास, अब प्लस मोल 0.51 into 18 मोल इनटू मोलर मास सॉलिड का ये मास आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दिए, दोनों को ऐड कर दिए, ग्राम में आया क्या मास आया, इससे क्या करें डेंसिटी से डिवाइड करते हैं 1.12 ग्राम पर ml, तो ml में वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम ml में इसका मतलब इनटू क्या लेंगे 1000 लेंगे, तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा मोलरिटी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अच्छा, जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया, अभी मैं एक बार बोल रहा हूँ कि अगली क्लास में 2 से 3 रिलेशन डेवलप करेंगे, 2 से 3 रिलेशन आपको डिराइव करेंगे, और उससे क्या होगा कि ये जो इतना आप कॉन्सेप्ट लगा रहे हो अगर नहीं समझ में आता है तो आप सीधा उस फॉर्मूला पर रख करके आप बिल्कुल निकाल सकते हो सकता है कुछ बच्चे पढ़े भी होंगे, तो वो रिलेशन क्या क्या है मैं पहला रिलेशन पढ़ाऊंगा मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच, तो अगर देखो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो आप मोलरिटी डायरेक्ट निकाल लोगे। ठीक है, तो एक रिलेशन हो गया मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन, दूसरा रिलेशन पढ़ाएंगे मोलरिटी और मोलरिटी के बीच में रिलेशन, मोलरिटी मोलरिटी में, तो मोलरिटी मोलरिटी में तो अगर ये निकल गया तो ये भी निकल जाएगा, आप इन दोनों रिलेशन से आप तीनों क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, तो वो इसमें देखते हैं अगले क्लासेस में हम लोग देखेंगे।